बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये सिविल 104 नई बुक जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आई है, सिविल ईयर के लिए। और सिविल टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसका कोड है, अब न्यू कोड है सिविल 124। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वे से अब ये है सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग 1। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके थे, ये चेंज हुआ है चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर आपका है डिस्टेंस मेजरमेंट्स। डिस्टेंस मेजरमेंट के नाम से जो है वो एक नया चैप्टर मुतारफ़ करवाया गया है, ठीक है? और आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये न्यू सिलेबस 2024 टू 25 तक के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? करंट सेशन जो होगा और ऑनवर्ड आगे भी यही बुक आगे चलती रहेगी। और इस वक़्त में ये शेख मोहम्मद आसिफ राइटर जो है उन्होंने उर्दू में पब्लिश कर दी है। बाकी पीबीटी की जानिब से अभी तक जो है कोई अपडेट्स नहीं है। न्यू करिकुलम के मुताबिक जो है वो चेंजेस तो कर दी गई। ओके, चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इंडेक्स प्लान। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगे ओल्ड बुक के। इंडेक्स प्लान से क्या मुराद है? सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडेक्स प्लान इज़ आल्सो नोन एज़ की प्लान। इंडेक्स प्लान को जो है हम की प्लान से भी जानते हैं इस नाम से। और रफ स्केच एक आपका रफ खाका जो होता है, ठीक है, इज ड्रॉन बनाया जाता है या तैयार किया जाता है आफ्टर रिकोनाइसेंस। बेसिकली रिकोनाइसिस के बारे में आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे कि इसे इब्तदाई मुआयना करना कहते हैं या रिकोनाइसेंस सर्वे होता है, इब्तदाई सर्वे बोलते हैं। इंडेक्स प्लान को की प्लान भी कहा जाता है। इलाका का इब्तदाई मुआयना करने के बाद, का क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा, इलाका का इब्तदाई मुआयना करने के बाद जो है वो पूरे इलाका का रफ खाका जो है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी आपको पिछले चैप्टर में मिल जाएगा, मतलब ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है। डिफाइन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन की आपने तारीफ करनी है, डेफिनेशन बतानी है। तो डिग्री और रेडियन दोनों की यहाँ पे सेपरेटली डेफिनेशंस बताई गई हैं। डिग्री, डिग्री में इन द सिस्टम ऑफ डिग्री, डिग्री के निज़ाम में, ठीक है, अ सर्कल इज डिवाइडेड, एक दायरे को तकसीम किया जाता है इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, 360 बराबर हिस्सों में, ठीक है। तो ईच पार्ट इज इक्वल टू डिग्री, और उसका जो एक हिस्सा है वो डिग्री कहलाता है। एक दायरे के 360 बराबर हिस्से किए जाएं तो हर हिस्से को एक डिग्री कहा जाता है। हो गया। इसी तरह एक दूसरा यूनिट भी है रेडियन, ये एंगल के जो होते हैं वो यूनिट्स होते हैं। तो रेडियन, इन द सिस्टम ऑफ रेडियन, रेडियन के निज़ाम में अ सर्कल इज डिवाइडेड, एक दायरे को तकसीम किया जाता है इनटू 2 पाई पार्ट्स, 2 पाई हिस्सों में जो है वो एक सर्कल को डिवाइड किया जाता है। वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है, तो 3.142 होती है। इन हाफ सर्कल एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, पाई पाई की वैल्यू होती है। यहाँ उर्दू में आप देख सकते हैं रेडियन, रेडियन बेसिकली सेकंड यूनिट है आपका डिग्री की मेजरमेंट्स का। एक दायरे को 2 पाई रेडियन में तकसीम किया जाता है। पाई की कीमत 22/7 के बराबर होती है, जो 3.142 भी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेफरेंस स्केच। रेफरेंस स्केच की क्या जरूरत होती है, क्यों बनाते हैं रेफरेंस। दिस सर्वे स्टेशन इज डिजाइंड, ठीक है, ये सर्वे स्टेशन को आप ये कह सकते हैं कि डिजाइन करने के लिए बाय शोइंग, जिसमें ये चीज जाहिर की जाती है, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस टू परमानेंट लोकेशन अराउंड इट, कि ये सर्वे स्टेशन का खाका, ठीक है, ये एक ऐसा आपका डिज़ाइन होता है जो सर्वे स्टेशन के मुस्तकिल मकामात के हवाला जात के से जो होते हैं वो फासले ज़ाहिर करके बनाया जाता है, ठीक है। डिज़ाइन इसे बनाया जाता है बाय शोइंग, ज़ाहिर किया जाता है डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंसेस, हवाले जात होते हैं रेफरेंसेस, और परमानेंट कहते हैं मुस्तकिल। लोकेशन आपको पता चल गया होगा मकामात, तो परमानेंट लोकेशंस होती हैं मुस्तकिल मकामात। अराउंड इट यानी इसके गिर्द, जो इर्द गिर्द, तो क्या कहते हैं विच इज कॉल्ड रेफरेंस स्केच, इसे रेफरेंस स्केच कहा जाता है, ठीक है। दिस स्केच हेल्प यू फाइंड द नेक्स्ट स्टेशन,
और ये स्केच, ये जो खाका होता है, स्केच खाके को कहते हैं, ठीक है? ये हमें अगले स्टेशन की निशानदेही या उसे तलाश करने में, फाइंड लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं, नहीं फाइंड आउट नहीं लिखा, लेकिन इसमें एक वर्ड बनेगा, लिखा हुआ है फाइंड द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन को जो है वो तलाश करने में मदद देता है। हो गया। और इसको देख लीजिएगा, अच्छी तरह से नोट भी कर लें, फिर याद कर लें। ये क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट चैप्टर ओल्ड बुक में है, व्हाट इज गंटर चेन? गंटर चेन क्या है, ठीक है? लेंथ ऑफ गंटर चेन इज 66 फीट, यानी 66 फीट लंबी होती है आपकी गंटर चेन, और इट हैज 100 लिंक्स, में टोटल 100 लिंक्स होते हैं। इट्स एवरी लिंक इज 0.66 फीट लॉन्ग, और इसका हर एक लिंक जो होता है वो 0.6 फीट का लंबा होता है। यूज टू मैयर, इसे हम पैमाइश करने के लिए, डिस्टेंस फासले मालूम करने के लिए, इन माइल्स एंड फरलॉन्ग्स, मीलों, मील्स होते हैं ना, माइल्स और फरलॉन्ग्स होती हैं, मीलों और फरलॉन्ग में हम फासला जो है इसकी पैमाइश करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी मदद से एग्रीकल्चरल एरिया जो आपका ज़राई रुकबा जात होता है, इज़ मैयर्ड, उसकी भी पैमाइश की जाती है, कि मदद से ज़राई रुकबा जात की रकबा की पैमाइश की जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, डिफाइन द इनवार टेप, इनवार टेप की तारीफ करें। क्वेश्चन भी आपको पुरानी बुक में मिल जाएगा। दिस टेप इज वेरी वैल्यूएबल, इट इज यूज्ड, ये अच्छा पहले लिखा हुआ है, दिस टेप इज वेरी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल कहते हैं कीमती, वेरी बहुत कीमती होती है ये, ठीक है ना, ये टेप बहुत कीमती होती है। इट इज यूज्ड, इसे इस्तेमाल किया जाता है, ओनली इन सच प्लेसेस, सिर्फ ऐसी जगहों पर, ठीक है, इन द चेन सर्वे, जहां चेन सर्वे करना हो, ठीक है, वेयर, जबकि, ये जहां, वेयर कहते हैं जहां, इट इज इंटेंडेड टू बी मैयर्ड, तो जहां मतलब कि आपको मकसूद हो मैयर्ड, कोई पैमाइश करना, विद अटमोस्ट कहते हैं इंतहाई एक्यूरेसी, दुरुस्तगी के साथ, जहाँ आपको ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ पैमाइश करना इंटेंडेड मकसूद हो, तो वहाँ पर आप इसे इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम स्टील अलॉय, ये आपकी स्टील के बर्र से इसको बनाया जाता है, और इस पर दर्जा हरारत का जो है वो असर नहीं पड़ता, ठीक है ना, मामूली होता है, इसीलिए इसे बेहतर कामों में हम इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन 6 आता है, हाउ इज अ स्टेशन मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, जमीन पर स्टेशन किस तरह कायम किया जाता है? सबसे पहले देखें, स्टेशन पॉइंट्स आर सिलेक्टेड, सबसे पहले हम एक स्टेशन पॉइंट का इंतखाब करते हैं, आफ्टर ट्रैवलिंग, बाद में करते हैं, इसके बाद, यानी स्टेशन पॉइंट आर सिलेक्टेड आफ्टर ट्रैवलिंग, तो ट्रैवल करने के बाद, यानी घूमने फिरने के बाद, थ्रू आउट द एरिया, इलाके के गिर्द, एंड प्रिपेयरिंग एन इंडेक्स प्लान, तो यहाँ पे बोला है थ्रू आउट द एरिया, कि जिस इलाके में या पूरे इलाके में, थ्रू आउट, ओवरऑल सारा, थ्रू आउट द एरिया, पूरे इलाके में, ट्रैवलिंग घूमने फिरने, आफ्टर बाद, स्टेशन पॉइंट आर सिलेक्टेड, तो फिर हम इंडेक्स प्लान तैयार करने के बाद भी, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ एंड प्रिपेयरिंग द एन इंडेक्स प्लान, पूरे इलाके में घूमने फिरने के बाद, और फिर आप इंडेक्स प्लान बनाने के बाद हम स्टेशन पॉइंटों का इंतखाब करते हैं या अमल में लाया जाता है, स्टेशन पॉइंट्स आर सेलेक्टेड, फिर हम स्टेशन पॉइंट का इंतखाब करते हैं, यानी पहले पूरे इलाके में, यहाँ लिखा हुआ ना, देखे थ्रू आउट द एरिया, पूरे इलाके में ट्रैवलिंग घूमने के आफ्टर बाद, और प्रिपेयरिंग द इंडेक्स प्लान, और इंडेक्स प्लान बनाने के बाद हम जो है वो स्टेशन पॉइंट का इंतखाब करते हैं, वाइल, जबकि सेलेक्टिंग द स्टेशन पॉइंट, जो स्टेशन पॉइंट हमने मुंतखब करने होते हैं, केयर इज टेकन, इस बात का ख्याल रखा जाता है, दैट द स्टेशन, कि जो आपके स्टेशन होते हैं, कम फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके दरमियान में जो फासले हो, यानी यहाँ पे लिखा भी होगा, नजर आते हों, यहाँ लिखा हुआ है डैट द स्टेशंस कम फ्रॉम ईच अदर, कम मतलब कि वो एक दूसरे के करीब हों, नजर आते हों, एंड डिस्टेंस बिटवीन, अब यहाँ पे हर चीज तो नहीं आपको क्लियर होगी ना, कुछ वर्ड उर्दू में कुछ इंग्लिश में इस लिहाज से लिखे जाएंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी मेजर्ड, और इतने इनके करीब फासले हों कि इनकी पैमाइश करना आसान, विद द हेल्प ऑफ चेन, चेन की मदद से उनकी पैमाइश करना आसान हो, देयर शुड बी नो बैरियर, आगे कर लेते हैं,
देयर शुड बी नो बैरियर, कहते हैं इसमें कोई रुकावट वगैरह ना हो, ठीक है ना। बिटवीन एनी टू एडजेसेंट्स, एडजेसेंट्स कहते हैं दो मुत्तसिल, ठीक है, साथ साथ वाली जो होती हैं स्टेशन जो होते हैं, इनके दरमियान में कोई रुकावट ना हो। यानी अगर एक दो स्टेशन आपने कायम किए हैं तो इन दो स्टेशनों के दरमियान में कोई पहाड़ी, कोई आपका कोई मतलब ऐसी चीज ना हो कि जिससे हम दो स्टेशन के दरमियान में फासला मुहैया ना कर सके, ठीक है। तो ये आपका जो होता है किस तरह हम स्टेशन का जो वो जमीन पर कोई स्टेशन कायम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 7, एंड लिस्ट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन एंड टेप सर्वे। तो पिछले कोई चैप्टर के अंदर या सॉरी पिछली बुक जो थी चैप्टर नंबर 1 था उसका 104 का, अब ये आपकी बुक 1 to 4 और ये कि चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया गया है इस उस चैप्टर को दो हिस्सों में। ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है। चेन और टेप सर्वे, यहाँ पे टेप का जिक्र कर दिया गया है। टेप आपको पता है फीते को कहते हैं, फीता होता है, ठीक है। पे आलात कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है द टूल्स यूज्ड फॉर वेरियस फैक्टर, मुख्तलिफ मकासद के लिहाज से, फैक्टर्स कहते हैं अवामिल, मुख्तलिफ अवामिल के लिहाज से वाइल सर्वेइंग चेन एंड टेप। जबकि आपने चेन सर्वे करनी है, ये टेप सर्वे करनी है, तो आर एज फॉलोज नीचे दी गई हैं तो किस्म के टूल्स जो हैं अवामिल के लिहाज से हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें आता है इंस्ट्रूमेंट टू मैयर द डिस्टेंसेस, फासले की पैमाइश करने के लिए, फासलों की अगर आपने मेजरमेंट्स करनी है, पैमाइश करनी है, तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। एक आपकी होगी चेन, स्टील बैंड और टेप। ये तीन ज्यादातर हम यूज करते हैं फासले मापने के लिए। और आता है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मार्किंग, मार्किंग कहते हैं निशानात लगाना। निशान लगाने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यानी आलात इस्तेमाल करते हैं उनमें एक एरो होता है, दूसरा आपका पैग होता है। एरो एक आपका मतलब कि इस तरह से लोहे की सलाख और उसके ऊपर एक रिंग बना होता है, जबकि पैग जो होता है वो खूंटी को कहते हैं, ठीक है, लकड़ी की आमतौर पर बनाई जाती है। उसके बाद आता है आपका इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन रेंजिंग, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो चेन सर्वे में इस्तेमाल होते हैं। रेंजिंग के लिए आप रेंजिंग रॉड और लाइन रेंजर इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ पर एक और भी लिखा है, अमूद उठाने वाले, देखिए इंस्ट्रूमेंट यूज लिफ्टिंग, लिफ्टिंग कहते हैं अमूद को, अमूद की उठाने वाले यानी कि पैमाइश करने वाले जो आलात, उसमें क्रॉस टाप है, ठीक है, और ऑप्टिकल स्क्वायर, ये दो आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगल, अगर आपको जाविये की पैमाइश करनी है या जाविया मापना है, तो आप एबनी लेवल और कैलिनोमीटर, ठीक है, कैलिनोमीटर, ये दो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं। फिर एक चीज और होती है कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेक ग्राफ और टू मैयर एरिया, अगर आपने किसी ग्राफ का या किसी ड्राइंग का रकबा मैयर करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लेनीमीटर और पेंटाग्राफ इस्तेमाल करते हैं। मैं अब आपको यह बता दूं प्लेनीमीटर और पेंटाग्राफ के ताल्लुक इस तरह से कि प्लेनीमीटर के मतलब कि किसी भी ग्राफ उसमें ड्राइंग में मौजूद जो रुकबा होता है मालूम करने के लिए, और प्लेनीमीटर ये स्केलिंग के लिए यूज होता है कि बड़ी ड्राइंग को ड्राइंग शीट के ऊपर छोटा करके बनाने के लिए, स्केलिंग के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। प्लेनीमीटर और पेंटाग्राफ आमतौर पर ग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक छोटा सा फार्मूला आता है यहाँ पर, राइट फॉर्मूला फॉर एवरेज ऑर्डिनेट। एवरेज ऑर्डिनेट, एवरेज तो आपको पता है औसत को कहते हैं, ऑर्डिनेट रूल होता है किसमें, वो आपका होता है कि एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, टोटल ऑर्डिनेट्स कितने हैं उसको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। सम ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ ऑफ बेस के साथ, ठीक है। बेस के साथ आपने उसकी टोटल लेंथ ऑफ बेस जो होगी उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना। हाउ चेन इज टेस्टेड, आपके उसमें सेटेड लिखा होगा, सेटल्ड लिखा होगा, बेसिकली ये टेस्टेड है। चेन को टेस्ट कैसे करते हैं, येलो कलर को हाईलाइट को खत्म कर दूंगा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। चेन कैन बी टेस्टेड बाय फॉलोइंग, फॉर डबल एल यहाँ पे एक एल गया है, ये आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर डबल एल ओ डब्ल्यू है। तो फॉलोइंग मेथड्स नीचे दिए गए दो हैं, मेक अप बाय स्टैंडर्ड चेन और अ टेप, आप एक म्यारी टेप या म्यारी चेन के ज़रिए से एक चेन को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि ये पूरे साइज़ की है या नहीं, क्या साइज़ दुरुस्त है या नहीं। दूसरा बाय स्टैंडर्ड गेज, या कोई एक ऐसी जगह पर आपने, जैसे आप अगर आपने इंजीनियर चेन मापनी है तो आपको पता है 100 फीट की होती है, तो एक गेज ऐसा हो कि आपको 100 फीट का एक जगह पे निशान मालूम हो, तो आप उस पे रख के चेन को चेक कर सकते हैं कि ये उस साइज़ के मुताबिक मुकम्मल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन रेंजिंग सर्वे लाइन, ठीक है, रेंजिंग अ सर्वे लाइन।
अब अगर हमने यहाँ पर सर्वे के अंदर कोई लाइन की रेंजिंग करनी है या लाइन को एक मुमकिन हद तक सीध में लाना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ चेन लाइन इज मेड स्ट्रेट। स्ट्रेट कहते हैं सीध में लाने को, टू मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है ना, बढ़ाते हुए विद द हेल्प ऑफ रेंजिंग रॉड की मदद से बिफोर इट्स मेजरमेंट। इसकी पैमाइश इसके बाद उसमें यहाँ पे बिफोर तो पहले ही होगा ना, तो इट्स मेजरमेंट, ठीक है। पैमाइश से पहले यानी वो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने दो लाइनें हैं या एक लाइन है जिसको एक मुमकिन हद तक सीध में लाकर पैमाइश से पहले आपने उसको सिर्फ एक सीध में लाना है, यानी पढ़े देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइन की पैमाइश करने से पहले है। तो जब आप कोई लाइन सीध में नहीं होगी तब तक आप उसकी पैमाइश नहीं कर सकते ना। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि अगर आपकी एक प्लॉट की जो है ना, एक साइड की लेंथ जो है वो 1000 फीट है अप्रोक्सीमेटली हम बात करते हैं, और जबकि आप अगर चेन सर्वे कर रहे हैं तो आपको पता है इंजीनियर चेन तो 100 फीट की होती है। तो अगर आप अपनी लाइन को रेंजिंग रॉड के साथ सीध में नहीं लाएंगे और इतना डिस्टेंस नहीं रखेंगे कि आप चेन के जरिए आप मेजरमेंट कर सकें, अगर आप रेंजिंग किए बगैर मेजरमेंट करेंगे तो आपकी लाइन की अलाइनमेंट दुरुस्त नहीं, ठीक है? आप मतलब कि किसी और तरफ को भी पैमाइश ले सकते हैं, गलती इसमें होती है और होती है बिल्कुल इसमें, ठीक है ना? तो पहले काम हमने क्या करना है कि मेजरमेंट्स लेने से भी पहले, पैमाइश करने से भी पहले, हमने उस लाइन को मुमकिन हद तक सीध में लेके आना है और इस अमल के लिए हम रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोसीजर अगर आप जानना चाहें तो इस तरह होता है कि अगर आपके प्लॉट के 2 कॉर्नर्स हैं, ठीक है? और दोनों कॉर्नर्स पर आपने रेंजिंग रॉड लगाए हुए हैं, ठीक हो गया। अब दोनों किनारों के रेंजिंग रॉड इस तरह से है कि आपने एक साइड कॉर्नर पे आ जाना है और वहाँ से आपने उस रेंजिंग रॉड को इस अंदाज में देखना है कि दूसरे कॉर्नर का रेंजिंग रॉड पहले वाले के पीछे छुप जाए। ठीक हो गया। अब आपने इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस पर मुख्तलिफ फासलों पर डिस्टेंस पर आपने जाके क्या करना है कि और मुतअद्दिद रेंजिंग रॉड इस तरह आपने सीध में रखते हुए नस्ब करने हैं कि सब के सब फर्स्ट वाले के पीछे छुप जाएं, ठीक है ना, हाइड हो जाएं, यानी वो एक सीध में आ जाएंगे। जब वो सारे एक सीध में लग जाएंगे तो आप जो है वो पहले वाले को एक आंख के जरिए से इस तरह अंदाज में देखेंगे कि बाकी आपको उसी पीछे नज़र आएँगे, ठीक है ना? मतलब आपको एक नज़र आएगा, बाकी तो पीछे जाएँगे। इस तरह आप जो है वो किसी भी प्लॉट की अगर जितनी मर्ज़ी लेंथ हो, आप 2 रेंजिंग रॉड के दरमियान में मुतअद्दिद रेंजिंग रॉड लगाकर इसे लाइनिंग इन कहते हैं, इसके ज़रिए से आप जो है वो एक लाइन को मुमकिन हद तक सीध में लाते हैं। ये हमारा टॉपिक बहुत बड़ा हो गया लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था। पे लिखा हुआ है और मेजरिंग मार्किंग मेकिंग द लाइन स्ट्रेट इज कॉल्ड रेंजिंग। लाइन को सीध में लाने का अमल ही रेंजिंग, इसी अमल को रेंजिंग कहते हैं और यही हमारा प्रैक्टिकल होता है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, व्हाट सॉरी व्हेन इनडायरेक्ट रेंजिंग इज नेसेसरी। आपको बिला वास्ता रेंजिंग की कब जरूरत पड़ती है, ठीक है? द मेथड ऑफ रेंजिंग इज कैरिड आउट। ये तरीकाकार उस वक्त अख्तियार किया जाता है रेंजिंग का व्हेन देयर इज अ हाई ग्राउंड, जब सर्वे के दरमियान में ना, ठीक है ना, व्हेन देयर इज, जब इसमें जो है अ हाई ग्राउंड, एक ऊंची आपके पास कोई ऊंचाई आ जाए, ठीक है ना, हाई ग्राउंड या टीला आ जाए बिटवीन टू एज ऑफ सर्वे लाइन, दो सर्वे मतलब के सर्वे लाइन के दरमियान में, लाइन के दोनों किनारों पर, ठीक है ना, एज, टू एज, एज किनारे होते हैं। तो अगर किसी लाइन के दोनों किनारों में और इसके दरमियान में, मतलब हमने मेजर करना है लेकिन दरमियान में कोई आपकी पहाड़ी आ गई है, कोई चोटी आ गई है, तो ऐसे केस पर हम जो है वो इनडायरेक्ट रेंजिंग यानी बिला वास्ता रेंजिंग करते हैं। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डिफाइन द ऑफसेट एंड लिस्ट इट्स टाइप्स। ऑफसेट की तारीफ करें और इसकी इकसाम के नाम लिखनी है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, द लाइंस फ्रॉम चेन लाइन। एक लाइन होती है जो चेन लाइन से टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ किस्म के जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नकात भी कह सकते हैं इसमें, ठीक है, प्रेजेंट मौजूद होते हैं अराउंड गिर्द, इज नोन एज ऑफसेट। चेन लाइन के करीब मुख्तलिफ नकात की पैमाइश लेने के लिए जो लाइनें चेन लाइन के मुतअल्लिका नकात तक लगाई जाती हैं, है ना, तो बिल्कुल उसके पैरेलल ही होती है, ठीक है, इनको ऑफसेट कहा जाता है। ऑफसेट में यहाँ पे टे आ गया, यहाँ पे टे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद उसने बोला है दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इनकी बेसिकली ये दो तरह की होती हैं। एक आपका राइट ऑफसेट यानी 90 के एंगल पे राइट होता है, एक आपका होता है ओब्लीक,
से तिरछा कहती है, ठीक है। एक होता है अमूदी ऑफसेट, एक होता है आपका तिरछा ऑफसेट। तो दो तरह के होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पुरानी बुक में मिल जाएगा आपको और इम्पोर्टेंट है। डिफाइन अ फील्ड बुक। फील्ड बुक की तारीफ करें, ठीक है। इट इज सच अ बुक इन विच मेजरमेंट्स आर नोटेड एंड फिगर्स आर ड्रॉन ड्यूरिंग चेन सर्वे। चेन सर्वे के दौरान में ये बेसिकली इसने कहा इट इज सच अ बुक। ये बेसिकली एक आप ये कहेंगे ऐसी बुक है। सच अ बुक मतलब ऐसी बुक है इन विच जिसमें पैमाइशें जो है वो नोटेड लिखी जाती हैं एंड फिगर्स और शक्लें जो होती हैं आर ड्रॉन बनाई जाती हैं ड्यूरिंग चेन चेन सर्वे के दरमियान में, ठीक है ना, दौरान में। इन सर्वे के दौरान में जो है ना, हम इस पे मुख्तलिफ किस्म के फासले की पैमाइश भी लिखते हैं और जो मुख्तलिफ शिकाल होती हैं, शक्लें जो वगैरह वो भी बनाई जाती हैं, ठीक है। इट्स यूजुअल आमतौर पर इसका जो साइज होता है वो 20 बाई 10 सेंटीमीटर या 8 बाई 4.5 इंच होता है। 8 इंच इसकी जो होती है चौड़ाई और 4.5 इंच इसकी होती है हाइट। इसका मतलब होता है कि इट इज अ लैंडस्केप स्टाइल्ड बुक। ये जो होती है आपकी ये लंबाई की तरफ खुलती है ना, लंबाई की रुख वाली होती है। एंड लिस्ट द टाइप ऑफ फील्ड बुक। फील्ड बुक की इकसाम की फहरिस्त बनाएं। इसकी आगे टाइप्स भी होती हैं। एक होती है प्लेन फील्ड बुक, बिल्कुल सादा होती है, ठीक है ना, सादा, इसमें कोई लाइन नहीं लगी होती। एक होती है सिंगल लाइन फील्ड बुक, जो आपकी आम कॉपी की तरह होती है, एक लाइन वाली। एक होती है डबल लाइन, इसमें दोहरी लाइनें होती हैं। और एक होता है आपका ग्राफ फील्ड, जो ग्राफ पेपर की फील्ड बुक होती है जिसमें ग्राफ बना होता है, ठीक है, ग्राफ वाली। उसके बाद आता है नेम एटलीस्ट फोर करेक्शंस अप्लाइड इन बेसलाइन मेजरमेंट्स। आगे इसके मुतालिक आपको फार्मूलाज मिलेंगे। ये न्यू क्वेश्चंस हैं, ये ओल्ड बुक में मौजूद नहीं थे। बेसलाइन की पैमाइश के लिए कम अज कम आपने 4 किस्म की दुरुस्तगियों के नाम यानी करेक्शंस के आपने नाम लिखने हैं। उसमें 4 नहीं बहुत सारे हैं, आपको जितने याद हो जाएं इजीली। जैसे करेक्शन फॉर ऑब्सोल्यूट लेंथ, मियारी लंबाई, या फिर फॉर टेम्परेचर दर्जा हरारत के लिए, या फॉर पुल खिंचाव के लिए, या सैग झुकाव के लिए, या स्लोप आपकी ढलवान के लिए, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ की झुकाव के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? आगे इन्हीं से रेलिवेंट फार्मूलाज हैं। जैसे गिव द फार्मूला फॉर करेक्शन फॉर पुल। पुल आपको पता है खिंचाव के लिए होता है। वाइल मेजरिंग बेसलाइन, बेसलाइन की पैमाइश करने के दौरान में खिंचाव की दुरुस्तगी के लिए जो हम फार्मूला लिखते हैं वो ये वाला है, ठीक। पी माइनस पी नोड ब्रैकेट बंद करके इंटू लेंथ ए हो गया, सॉरी एल है, और डिवाइड बाय ए इंटू ई, ठीक है। ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। इफ द फार्मूला फॉर करेक्शन फॉर ऑब्सोल्यूट लेंथ, ठीक है, म्यारी लंबाई के लिए आपने ये फार्मूला यूज कर, हो गया। ई जो होता है करेक्शन ए फॉर ऑब्सोल्यूट, और आगे आपके पास जो वैल्यूज आएगी आपने याद करनी है। के बाद आती है आपके पास फार्मूला गिव द फार्मूला फॉर ऑफ करेक्शन फॉर टेम्परेचर के लिए। दर्जा हरारत के लिए जो है वो आपका यानी आ गया आपका करेक्शन फॉर टेम्परेचर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये अल्फा इंटू टेम्परेचर एम लिखा हुआ है और माइनस टेम्परेचर नोड है। मयरिंग होगा और ये नोड होगा, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी आपको फार्मूला सिर्फ याद करना है, ठीक है। और अगर इसके रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स होंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज सैग। सैग कहते हैं झुकाव को। झुकाव की दुरुस्त डेफिनेशन क्या है? व्हेन मेजरिंग, जब पैमाइश की जाती है द बेस लाइन की विद अ टेप मेजर। टेप के जरिए से जब हम किसी बेस लाइन की पैमाइश करते हैं फीता की मदद से, द टेप बेंड्स, तो टेप जो होती है वो झुक जाती है बिटवीन दी स्कफ फोल्ड्स, ठीक है ना। ये मतलब पैमाइश करते वक्त जो है ना दोनों सहारे टेप के जो होते हैं वो झुक जाते हैं। दिस दिस टिल्ट, इस झुकने के अमल को एड्स एरर टू द मेजरमेंट। तो हम इस की जो गलती होती है उसकी पैमाइश करते हैं। चाहिए इसकी आता है ना, इसकी वजह से पैमाइश में गलती शामिल हो जाती है ना वो झुकाव की वजह से। तो यहाँ पे पैमाइश के लिए ये आप दुरुस्त दुरुस्त कर लीजिएगा। द नेचर ऑफ दिस एरर इज नेगेटिव, तो ये आपकी गलती जो होती है वो मनफी नोयत की होती है। एक्यूरेसी ऑफ दिस एरर इज कॉल्ड सैग करेक्शन। इसी गलती की दुरुस्तगी को हम जो है वो झुकाव की दुरुस्तगी जो है वो कहते हैं। अब आप देखिए एक टेप आप जिससे मेजर कर रहे हैं और वो टेप थोड़ी सी किसी जगह पे बेंड हुई थी, क्योंकि ये फीता जो होगा ये किसी मटेरियल का बना होगा जैसे एनवार टेप का या स्टील का। तो किसी जगह पे टेम्परेचर की वजह से या किसी वजह से उसमें हल्का सा कोई खम आ गया, कोई बेंड हो गई है, वो जो झुकाव होगा वही झुकाव की दुरुस्तगी हमने यहाँ पे करनी सीखनी है।
पता गिव द फॉर्मूला ऑफ करेक्शन फॉर सैग। सैग आपका उसी इसी जो कहो को अब दुरुस्त करना है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, वो यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। उसके बाद आता है बेस लाइन की पैमाइश के लिए डहलवान की दुरुस्तगी यानी स्लोप के लिए अब आपने करेक्शन निकालनी है, तो इसमें दो तरह की होती है। स्लोप स्लोप के लिए यहाँ पे जी का इस्तेमाल हो रहा है, करेक्शन फॉर इंटू स्लोप एट स्क्वायर डिवाइड बाय 2l है। दूसरा आपका आता है 2l इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। अगर एंगल के अकॉर्डिंग हो तो ट्रिग्नोमेट्री वाला, और अगर विदाउट एंगल है तो वो आपने ऊपर वाला फार्मूला यूज। अगर गोलाई में कोई रेडियस आता है तो आप नीचे वाला फार्मूला यूज करें। हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है गिव द फार्मूला ऑफ करेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट व्हाइल मेजरिंग बेस लाइन। अब हमने उफकी लाइन की जो होती है अलाइनमेंट होती है, उफकी अलाइनमेंट के लिए हमने दुरुस्ती का फार्मूला तो यहाँ भी दो लिखे हुए हैं आपके पास, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो सी की वैल्यू निकालते हैं वो हम इस फार्मूला की मदद से निकालते हैं, ठीक है। ए, बी और सी की 3 मतलब अगर आपके पास कोई लाइन इस तरह से है जो कोई सीधी नहीं है, तो हम उसके लिहाज से ए, बी, सी की वैल्यू लेते हैं और इसमें पुट करते हैं। आपको याद होगा इस फ़ॉर्मूले को, आई थिंक इस तरह का भी एक फ़ॉर्मूला हमने लॉ ऑफ कोसाइन में पढ़ा था मैथमेटिक्स। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि इसमें सी के लिए यहाँ पे बीटा इस्तेमाल हो रहा है, जबकि वहाँ पे गामा हुआ करता है। ठीक है? ये फ़ॉर्मूला अब इसमें सी निकाल के इसमें पुट करेंगे, ए और बी मौजूद होगा और आप यहाँ पर जो है वो मतलब आपके पास सिर्फ़ ए और बी होगा। कि आप सी निकालेंगे इधर इसमें पुट करेंगे तो आप यहाँ पे करेक्शन फॉर जो आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो इज़िली फाइंड आउट कर लेंगे। के बाद आखिरी क्वेश्चन आता है गिव द फार्मूला ऑफ करेक्शन फॉर सी लेवल व्हाइल मेजरिंग बेस लाइन। इसके लिए कि समुद्र की सतह की ऊंचाई की दुरुस्तगी के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, तो ये होता है आपका करेक्शन फॉर मीन सी लेवल, ठीक है। और इसका ये फार्मूला आपका और ये नेगेटिव में होता है, ठीक हो गया। क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपको किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन कोई भी इश्यू आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका अगर आपको लिंक चाहिए हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, क्वेश्चंस को नोट कर लें, याद कर लें। ये आपकी नई बुक है, उसमें कई क्वेश्चंस न्यू है जो आपके ओल्ड बुक में नहीं होंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दीगर सब्जेक्ट्स भी आपके इस पे अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ड्राइंग का 103 कोड हो चुका है और कंस्ट्रक्शन का 153 हो चुका है, ठीक है। वर्कशॉप का इस दफ़ा थ्योरी का पेपर नहीं होगा, इसलिए बार-बार बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स के आपको लेक्चर्स भी आपको इस चैनल पे मिल जाएँगे, और इसके साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो लाज़मी कर लें ताकि आपको नई अपडेट्स जो है वो बआसानी मिलती रहे। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।